नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जब ये इंडी अलायंस बनाया गया था, इसके पीछे का मंतव्य क्या था, मकसद क्या था और क्या वाक़ई इतने सीरियस थे सारे के सारे दल कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष की ओर से हर राज्य में, हर सीट पर एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे, उसके लिए तैयार होंगे, उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो त्याग भी करेंगे, दूसरे के लिए स्पेस भी छोड़ेंगे। क्या ऐसी मंशा कभी दिखाई दी? और अब जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर चुकी है, 20 दिन पहले कर चुकी है। उन्होंने कहा कि ना मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन करूंगी और वामपंथियों के साथ तो गठबंधन करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। पंजाब में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने करीब-करीब अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। पंजाब में और चंडीगढ़ में तो कर ही दिया था कि हम वहां कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस को केवल एक सीट ऑफर की गई है 7 में से। अब ये तो निकाल करके जूता मारने वाली बात हो गई ना, कि पंजाब में तो आप कांग्रेस को इस लायक ही नहीं समझते कि आप उसके साथ गठबंधन करें, सीटों का तालमेल करें। और दिल्ली में आप उसको केवल इस लायक मानते हैं कि 7 में से बस 1 सीट पर अगर लड़ना चाहें तो आप लड़ लीजिए। उत्तर प्रदेश से उम्मीद से थे ये दोनों, यानी कांग्रेस भी और समाजवादी पार्टी भी। लेकिन क्या हुआ? 2017 में आपको याद होगा जब विधानसभा का चुनाव सिर पर था तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आपस में हाथ मिलाए थे। हालांकि उस समय मुलायम सिंह यादव जीवित थे और उन्होंने अखिलेश यादव के इस फैसले का विरोध किया था कि आप कांग्रेस के साथ हाथ मत मिलाओ, क्योंकि अतीत की घटनाओं से वो तो सबक ले चुके थे। और मुलायम सिंह यादव हों, ममता बनर्जी हों, केसीआर हों, जगन मोहन रेड्डी हों, शरद पवार हों, ये सारे के सारे दल और अरविंद केजरीवाल ही क्यों ना हो, ये सब अच्छे तरीके से इस तथ्य से अवगत हैं कि ये कांग्रेस की कीमत पर ही अलग-अलग राज्यों में आगे बढ़े हैं। तो ऐसे में कांग्रेस से अगर ये हाथ मिलाएंगे, सीटों का तालमेल करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप फिर से कांग्रेस को प्राण वायु देने का काम कर रहे हैं। इसलिए जब ये इंडी अलायंस बना था, हमारे जैसे कई दूसरे विश्लेषकों ने भी ये कह दिया था कि ये सिरे चढ़ने वाला नहीं है और जब सीटों का तालमेल होगा, तब जूतों में दाल बंटती हुई दिखाई देगी और अब वो ही दिखाई दे रहा है। तो 2 काम हुए हैं, 2-3 घटनाएँ हुई हैं उत्तर प्रदेश में। एक तो अखिलेश यादव ने 3 लिस्ट अब तक जारी कर दी हैं। एक सुबह की थी, एक अभी शाम को जारी कर दी है। सुबह 17 कैंडिडेट का ऐलान किया था, शाम को 5 कैंडिडेट का ऐलान किया है। और इससे एक बड़ा सीधा-सा संदेश अब कांग्रेस को उन्होंने दे दिया है कि भई आपकी और हमारी बात नहीं बनेगी। हम और आप साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जब समाजवादी पार्टी की तरफ से फाइनली 17 सीटों का ऑफर उसको दिया, तब कांग्रेस पार्टी ने बताते हैं, पुष्टि नहीं है इसकी, बताते हैं कि अखिलेश यादव तक ये मैसेज भिजवाया कि मुरादाबाद, बिजनौर और बलिया ये 3 सीटें हमें और चाहिए। यानी कांग्रेस पार्टी 20 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार थी और जो बाकी की 60 सीटें हैं, उन पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े कर ले। इस तरह का संदेश एक तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव को
भिजवाया। लेकिन क्या हुआ? अखिलेश यादव ने जो 17 सीटें भेजी थी लिख करके कि कांग्रेस इन 17 सीटों पर चुनाव लड़ ले, उनके नाम मैं आपको बता रहा हूं। और ये सीटें हैं अमेठी, रायबरेली जो उनकी परंपरागत सीटें हैं, बाराबंकी, सीतापुर, कैसरगंज, वाराणसी। वाराणसी का नाम ध्यान से सुनिएगा। अमरोहा, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी, कानपुर, हाथरस, झांसी, महाराजगंज और बागपत। अब शाम को जो 5 नामों की और सूची जारी की है उन्होंने, उसमें एक दिलचस्प तथ्य मैं आपको दिखाता हूं। ये आपको मैं स्क्रीन शेयर करके अमर उजाला की आपको बताता हूं कि कौन सी 5 सीटों पर अब इन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। एक तो कैराना है, इकरा हसन को उतार दिया है। बदायूं से शिवपाल सिंह यादव को अपने चाचा को प्रत्याशी बनाया है, यानी अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव का को इस बार प्रत्याशी ना बना करके चाचा को टिकट दिया है। बरेली से परवीन सिंह एरन को घोषित कर दिया है। हमीरपुर से अजेंद्र सिंह राजपूत को घोषित कर दिया है। और नीचे देखिए वाराणसी, सुरेंद्र सिंह पटेल को घोषित कर दिया है कि वो वहां से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे। और जो दोपहर में सूचना आ रही थी, वो क्या आ रही थी? दोपहर में सूचना आ रही थी कि वाराणसी की सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को ऑफर की है। तो शाम होते होते आपने वाराणसी से भी अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपने कांग्रेस पार्टी को अब संदेश भेज दिया है, संकेत भेज दिया है कि भाई हमारी और आपकी नहीं निभेगी, नहीं बात बनेगी और हम अब इंडिपेंडेंटली अकेले चुनाव मैदान में जाने का फैसला कर चुके हैं। अब अमरोहा से इन्होंने महबूब अली और राम अवतार सैनी को प्रभारी बना दिया है और कन्नौज सीट के लिए और आजमगढ़ सीट के लिए धर्मेंद्र यादव को प्रभारी बना दिया है और बागपत सीट के लिए मनोज चौधरी को प्रभारी बना दिया है। दोपहर में जो इन्होंने कांग्रेस को सूची भेजी थी उसमें बागपत सीट भी कांग्रेस को देने का ऑफर किया था, लेकिन शाम को जो इन्होंने कैंडिडेट घोषित किया उसके साथ ये बताया कि साहब बागपत के लिए हमारे प्रभारी जो हैं मनोज चौधरी होंगे। यानी जो कांग्रेस मांग रही थी बिजनौर, मुरादाबाद और बलिया, उससे कहीं ना कहीं बात बिगड़ गई है और अखिलेश यादव ने अब एक तरफा सब कैंडिडेट घोषित करने शुरू कर दिए। जो दूसरी सूची घोषित की थी उसमें मुजफ्फरनगर से जो 4-5 बार के एमएलए रहे और एक बार आईएनएलडी की तरफ से राज्यसभा के मेंबर रहे हरिंदर मलिक, तो मुजफ्फरनगर सीट से हरिंदर मलिक को, आंवला से नीरज मौर्य को, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप को, हरदोई से उषा वर्मा को, मिश्रिख से रामपाल राजवंशी को, मोहनलालगंज से आर के चौधरी को जो कभी मायावती के सहयोगी हुआ करते थे, प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल, बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेया वर्मा, गाजीपुर से अफजाल अंसारी और चंदौली से वीरेंद्र सिंह को इन्होंने कैंडिडेट बनाया। और जो पहली सूची इन्होंने जारी की थी उसमें संभल से शफीकुर रहमान बर्क जो मुरादाबाद से भी चुनाव लड़ते रहे हैं, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से अपनी पत्नी डिंपल यादव को कैंडिडेट खड़ा किया था, एटा से देवेश शाक्य को, इसके अलावा बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था पहले, अब वो बदल करके अपने चाचा को दे दिया। खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, इसके अलावा लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य और अकबरपुर से राजा रामपाल, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से
राम प्रसाद चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद। कुल मिलाकर के अब तक समाजवादी पार्टी ने अपने 31 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो अभी भारत जोड़ने में ही लगे हुए हैं। यानी उनको फुर्सत नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल से बात करें या अखिलेश यादव से बात करें या ममता बनर्जी से बात करें। अलग-अलग राज्यों में जो इस समय सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही थी, वो 3 जगह तो कम से कम टूट चुकी है। महाराष्ट्र से भी ये जानकारी मिल रही है कि साहब वहाँ पर सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। अशोक चौहान छोड़ ही चुके हैं, इनके पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में जा चुके। मिलिंद देवड़ा उस दिन छोड़ गए थे, जिस दिन इनकी यात्रा शुरू हुई थी मणिपुर से। अलग-अलग राज्यों में यही हाल है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इंडी अलायंस जो है, ये अब समाप्त प्राय है। दूसरी घटना क्या हुई है, जो इनके साथ आए थे किसी ज़माने में मौर्य साहब, वो समाजवादी पार्टी छोड़ कर के निकल लिए और दूसरे जो इनके सहयोगी रहे हैं, शेरवानी साहब, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने इन पर आरोप लगाया कि राज्यसभा के लिए आपने जो 3 कैंडिडेट घोषित किए हैं, उनमें जो पीडीए का राग आप अलापते रहे हैं, उसको तो आपने ठेंगा दिखा दिया है एक तरीके से। और उनका समाजवादी पार्टी छोड़ना और अखिलेश यादव पर आरोप लगाना, ये शो करता है क्योंकि जो 3 कैंडिडेट इन्होंने खड़े किए थे, उनमें जया बच्चन और आलोक रंजन जो पूर्व सीएस हैं, चीफ सेक्रेटरी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो दोनों कायस्थ हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट घोषित हुए हैं, उनमें रामजीलाल सुमन चलिए दलित हो गए और ऑलरेडी जो जया बच्चन और अ, आलोक रंजन है, ये दोनों कायस्थ हो गए। तो एक दलित आपने खड़ा कर दिया, 2 कायस्थ राज्यसभा में भेजने का क्या मतलब है? और जो पीडीए की ये बात करते हैं यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो सबसे बड़ा असंतोष हुआ है एक तो पिछड़ों में और एक अल्पसंख्यकों में। अब सलीम शेरवानी जो हैं, वैसे तो वो 5 बार बदायूं से एमपी रह चुके हैं, लेकिन भतीजे को टिकट देने के चक्कर में सलीम शेरवानी का टिकट इन्होंने काट दिया था। लेकिन 2019 में धर्मेंद्र यादव वहां से चुनाव हार गए थे। तो इस बार सलीम शेरवानी को ये उम्मीद थी कि या तो मुझे ये बदायूं से टिकट देंगे या राज्यसभा में भेजेंगे, लेकिन नहीं भेजा, तो उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया और दूसरे जो राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। तो 2 बड़े झटके लगे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक अतिरिक्त कैंडिडेट राज्यसभा के लिए मैदान में उतार दिया है, तो इससे इनकी मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। जयंत चौधरी इनका साथ छोड़ चुके, उनके पास 9 एमएलए हैं, तो इनको ये उम्मीद थी कि 3 कैंडिडेट ये आसानी से राज्यसभा में भेज पाएँगे। अब वो नहीं मिलेंगे। कांग्रेस से चूँकि सीटों का तालमेल नहीं हो रहा है, कांग्रेस के पास भी 2 एमएलए हैं, अब उनका वोट भी नहीं मिलेगा। बहन जी का भी 1 एमएलए है, वो भी नहीं मिलेगा। तो अब इन्होंने बुलाया है राजा भैया को, पल्लवी पटेल को। अब उनकी चिरौरी हो रही है, क्योंकि एक कैंडिडेट राज्यसभा में भेजने के लिए, एक सांसद भेजने के लिए 37 वोट चाहिए। इनके पास 108 एमएलए हैं, तो 3 एमएलए की इनको ज़रूरत पड़ रही है। अब जो रायता फैला है ये, यानी कांग्रेस से वार्ता टूट गई,
सीटों का तालमेल नहीं हो रहा है और राज्यसभा चुनाव में भी तीसरा कोई सा कैंडिडेट हार ना जाए, इसकी चिंता अब अखिलेश यादव को खाई जा रही है। अब ये तीसरा कैंडिडेट कौन हारेगा? क्योंकि 2 कायस्थ आपने उतार दिए, जया बच्चन और आलोक रंजन, और एक रामजी लाल सुमन जो दलित आप ले आए हैं। तो एक तो पीडीए का इनका जो सिराजा है वो बिखर चुका है। अब ये कह रहे हैं कि साहब अ, पहले से ही 3 लोग राज्यसभा में हमारे थे। जया बच्चन, रामगोपाल यादव जो पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जावेद अली खान जो ऑलरेडी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब जया बच्चन की जो सदस्यता है वो 2 अप्रैल तक की है। तो ऐसे में अगर वो फिर से चुनी जाती हैं, तो ये 5वीं बार वो राज्यसभा के लिए चुनी जाएँगी। अब उन पर और बच्चन फैमिली पर इतना इनको अगाध विश्वास और श्रद्धा क्यों है और मेहरबानी क्यों है, ये तो ये जानते हैं। और जया बच्चन के भेजने से कितने इनको दूसरे वर्गों के वोट मिल जाएँगे, ये भी सोचनीय विषय है, क्योंकि कायस्थ वोट कितने हैं उत्तर प्रदेश में। तो भले ही इनके जो सदस्य हैं, वो ये 5 करना चाहते हों, पर 5 हो पाएँगे, इसको लेकर के भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। तो बड़ा अपडेट यही है कि अखिलेश यादव की एक तरीके से घेराबंदी हुई है और वो जो चक्रव्यूह है, उससे निकलने की अब कोशिश कर रहे हैं। कितनी कामयाबी मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बार फिर ये सवाल उठे हैं कि ये जो इंडी अलायंस बना था, इसका नतीजा क्या हुआ है? क्योंकि सीटों का तालमेल तो अलग-अलग राज्यों में हो नहीं रहा है और उत्तर प्रदेश जैसे 80 सीटों वाले प्रदेश में भी अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आपस में तालमेल नहीं हो रहा है और बीच में जब कांग्रेस ने मायावती को भी इस गठबंधन में लेने की कोशिश की थी, तो अखिलेश यादव ने बड़ी आँखें तरेरी थी उनके ऊपर। वो तो मायावती ने कह दिया कि मुझे किसी के साथ जाना ही नहीं है। मैं तो इंडिपेंडेंटली अपने कैंडिडेट खड़े करूँगी। तो इसको लेकर के भी ये पहले से ही घबराए हुए हैं कि मायावती के पास कम से कम 10-12% वोट तो है ही और जिन-जिन सीटों पर वो 10-12% वोट ले जाएगी या कुछ और वर्गों के वोट उनको मिलेंगे, वहाँ इनकी हार तय है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के लिए सुविधाजनक हो जाएगा। अब चूँकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी अपने-अपने कैंडिडेट उतारेंगे, तो ये चौतरफा मुकाबला होने वाला है। और जब चौतरफा मुकाबला होगा, तो फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो टारगेट लेकर के चल रही है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कि उत्तर प्रदेश में तो हम इस बार 80 की 80 सीटें जीतेंगे। तो कहीं ये दावा सच ना हो जाए। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।